अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। अब यहाँ पे आपको इसी लाइन पे फोकस करना है जो यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्साइड आ रहा है, इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा कि तुरंत आप टिक कर दे कि ये गुणित अनुपात का नियम है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इस पे आपको फोकस करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। ठीक है, इस लाइन पे फोकस कीजिएगा। अभी मैं जब आपको इसका आंसर बताऊंगा ना तब आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे किस नियम की पुष्टि हो रही है। तो यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले स्थिर अनुपात का नियम बता देता हूँ। मैंने आपको कल क्या कहा था कि आप लोग इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को पढ़ लीजिएगा। थ्योरी में आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, सिलेबस भी हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आई होप आप लोगों ने थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा और आप लोगों ने स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन तुरंत समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम बता देता हूँ। तो देखिए स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तो ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूं कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा यानी विभिन्न विधियों द्वारा भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको इस लाइन पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा है ना कि विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किस नियम की पुष्टि हो रही है? स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है। ठीक है, अब स्थिर अनुपात का नियम इसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, यानी इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसको प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था? मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, यानी ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे फ्रेंच कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था, आपका एक क्वेश्चन आया था कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मैंने आपको बताया था जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। पूरा नाम इनका जोसेफ प्राउस्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। क्यों बताया था? इसीलिए बताया था क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बस आपको यहाँ पे इसी लाइन पे फोकस करना था, विभिन्न विधियों द्वारा। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे ऑक्साइड मत देखिएगा, नहीं तो फिर आप गुणित अनुपात बताने लग जाएं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे विभिन्न विधियों द्वारा लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे आपको फोकस करना है, इसी लाइन पे। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे दिया है कि एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर नाइट्रेट बनते हैं। तो अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है पहले से अधिक होगा, ऑप्शन बी दिया है पहले से कम होगा, ऑप्शन सी दिया है उतना ही होगा, और ऑप्शन डी दिया है अधिक या कम भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे रूल क्या लगने वाला है। रूल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे द्रव की अविनाशता का नियम। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव की अविनाशता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद भी होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना ही होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल यहाँ पे क्या लगा है, रूल लगा है द्रव्य की अविनाशता का नियम। ठीक है, इस नियम को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन में हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संयोग करने के बाद की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, संयोग करने के बाद की बात हो रही है, ना कि संयोग करने के पहले की। सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन में यहाँ पे C लिख दिया। ठीक है, और क्या कह रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, यानी C और प्लस H2, इनको यहाँ पे क्या करना है, संयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे C प्लस H2 हमें क्या मिलेगा, मैं कहता हूं यहाँ पे हमें मिलेगा CH4। क्या मिलेगा, CH4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये CH4 कैसे मिल गया, यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को होने लगेगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं बैलेंस करके समझा देता हूँ, तब आप समझ जाएंगे कि CH4 कैसे आया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, एक ही कार्बन यहाँ पे है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिएक्शन होने के बाद CH4 हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन तो 1 है, लेकिन जो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है 4 है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाए यहाँ पे पहले, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम इसको, चलिए बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे मैं 2s2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 2 की जगह 4 हो जाएगा, यानी इक्वेशन अब आपका बैलेंस हो चुका है। तो C प्लस 2s2 गैप्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो ऐसे आपका आया यहाँ पे CH4। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे संयोग करने के बाद की बात हो रही है, ना कि संयोग करने के पहले की। ध्यान रखिएगा, संयोग करने के बाद की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे CH4, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे CH4। ठीक है, और फिर क्या कहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। संयोग करने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, CH4 मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH4 लिख दिया।
ठीक है, और हमसे पूछा है कि द्रव्यमानों में अनुपात होगा, तो देखिए सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन का हो जाएगा 12। अब यहाँ पे एच का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 4H है तो क्या हो जाएगा 1 × 4 यानी 4 आपका हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 12 और रेशियो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 12 और 2 2 4 यानी 6:2, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6:2, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी 6:2 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 6:1 ले आते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना यहाँ पे बात क्या हो रही है, संयोग करने के बाद की बात हो रही है, ना कि संयोग करने के पहले की। ध्यान रखिएगा, अगर 6:1 लेकर आएंगे तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 6:2 होगा। क्यों 6:2 हुआ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि पुष्टि होती नहीं होती है, पूछा है यहाँ पे आपसे पूछा है कि यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल, यानी CO2 तथा H2CO3, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का जो युग्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CO और CO2। क्या हो जाएगा, CO और CO2 हो जाएगा। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मीन्स आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म क्या है, CO और CO2 है। अब आइए ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। CO CO2 आया है, क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। सीधी सीधी बात, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड तो यहाँ पे आ ही रहा है, वैसे ही आपका गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गुणित अनुपात का नियम। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी करवा दिया, यहाँ पे आपका CO और CO2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पे बचा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, क्वेश्चन नहीं आया था, वैसे मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे पूछा गया है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिक्टर ने। अब यहाँ पे रिक्टर लिखा हुआ है, तो रिक्टर का पूरा नाम क्या है? कल मैंने आपको इनका पूरा नाम बताया था। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम आपको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे रिक्टर तो लिखा है, यहाँ पे आपको पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तब आप हो सकते हैं कंफ्यूज। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिक्टर का पूरा नाम बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर। क्या नाम है इनका? पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर, या फिर आपको जेबी रिक्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जेबी रिक्टर आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे जेबी, जेबी से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? जेरेमाइस बेंजामिन। क्या हो जाएगा? जेरेमाइस बेंजामिन और रिक्टर, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मन, यानी जर्मनी से। ये आपको ध्यान रखना है, जर्मन साइंटिस्ट थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इसका अनुपात होगा। यहाँ पे बात क्या हो रही है? सोडियम तथा हाइड्रोजन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि रूल यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि द्रव की अविनाशिता का नियम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो द्रव की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था, यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद भी होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात होगा। तो देखिए सोडियम का, आपको सोडियम का यहाँ पे कितना दिया है? 23 दिया गया है, तो सोडियम का आपका 23 हो जाएगा, सीधी सी बात। और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 दिया है, तो 23:1, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे द्रव की अविनाशिता का नियम लगा हुआ है, यानी द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था, यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद भी होगा, यानी 23:1। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई थी, सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर करना है। मात्र 2 सेकंड का ये क्वेश्चन है, अगर समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या दिया है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है जिंक सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4 होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? ZnSO4 होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि जिंक सल्फेट की जगह आपको यहाँ पे ZnSO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए जो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिखा हुआ है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, इसकी मात्रा तो हमें मालूम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सबसे पहले जो जिंक सल्फेट है इसकी मात्रा मैंने क्या मान ली? यहाँ पे 100 ग्राम। क्या मान ली? 100 ग्राम यहाँ पे मान ली है। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे ये करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% यानी 25% जिंक है तथा 50% यहाँ पे जल है, यानी 25% जिंक और 50% जल है। 50 और 25 मिलके आपका 75% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो बचा 25%। जो 25% आपका यहाँ पे बचा ये क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा, यानी सल्फर की मात्रा कितनी है? यहाँ पे 25% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी? सल्फर की मात्रा 25% यहाँ पे हो जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले समझा दिया। तो यहाँ पे देखिए
अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 ग्राम तो हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट की मात्रा मान ली यहाँ पे, ठीक है, 100 ग्राम मानी हुई है। तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा कितनी होगी, तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा यहाँ पे 25% दी है ना, तो मात्रा आपकी यहाँ पे 25 ग्राम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 25 ग्राम हो जाएगी। यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा 25 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, तो 1 ग्राम में यहाँ पे हो जाएगी 25 और अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में 2 ग्राम पूछा है ना, तो फिर 2 ग्राम में कितनी हो जाएगी, तो 2 ग्राम में आपकी हो जाएगी यहाँ पे 25 और अपॉन में 100 रहेगा, और 2 ग्राम की बात हो रही है तो इंटू आपका 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100 होता है। तो देखिए 1/4 इंटू 2 आपका बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 1/4 इंटू 2 आपका बचा हुआ था, तो 2 वन ज़ा 2 और अपॉन में आपका 4। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड करना है तो पहले 0 पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, क्या मिला 0.5, यानी 0.5 ग्राम में आएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक कीजिए 0.5 ग्राम कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपके टोटल 21 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, यानी मैं आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ, यानी एक भी क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में छोड़ा नहीं है। तो अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था टाइम ज़्यादा नहीं है, थ्योरी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, थ्योरी आपको खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। क्वेश्चन है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में रूल आपका क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे आपका लगने वाला है द्रव की अविनाशिता का नियम, ध्यान रखिएगा। तो देखिए द्रव की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान भार उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो अभिक्रिया के पहले आपका भार था वही आपका यहाँ पे अभिक्रिया के बाद भी होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के पहले यहाँ पे क्या दिया है 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड का कितना दिया है 2.433 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना दिया है 0.98, ये आपका दिया है। तो क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3.413 मिलेगा, ठीक है। ये तो पहले की बात हो गई, ठीक है। तो अभिक्रिया के बाद भी आपका यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि जो अभिक्रिया के पहले भार था वही अभिक्रिया के बाद भी होगा, यानी 3.413 ये पहले है, तो बाद में भी आपका यहाँ पे 3.413 ही होगा। लेकिन जो आपको यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया कि 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड यहाँ पे दिया है, लेकिन जब अभिक्रिया के बाद में यहाँ पे इसकी मात्रा कुछ और रहेगी, ठीक है। जो आपको यहाँ पे 2.433 दिया यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे 0.98 की जगह कुछ और होगा, लेकिन जो यहाँ पे आपका योग आएगा,
ठीक है, जो योग ऐड करने पर हमें मिलेगा 3.413 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.413। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो 3.413 ग्राम आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। टोटल मैंने आपको इस चैप्टर में 21 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, 21 क्वेश्चन था ही इस चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर आपका हो गया कंप्लीटली फिनिश। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।